प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्ययन का विषय है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। इसके पूर्व में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। आज हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अमेरिका में 1789 में एक स्वतंत्र संविधान बना, जिसकी पहली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान भी लिखित और निर्मित है और अमेरिकी की संविधान भी लिखित और निर्मित। लिखित संविधानों में अमेरिकी संविधान सर्वोच्च संविधान माना जाता है। दूसरा है प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना। जैसा कि गणराज्य की हमने बात करी थी कि किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च शासक यदि जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो गणतंत्र है। अमेरिका का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति होता है, जो 6 साल के लिए चुना जाता है और इस कारण से वहाँ पर गणतंत्र पाया जाता है। थर्ड विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में भी संविधान की सर्वोच्चता है। सरकार के तीनों अंग सरकार के अधीन काम करते हैं। सरकार के 3 अंग कौन से हैं? अर्थात पूरी सरकार संविधान के अधीन रहकर काम करती है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारत में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, संविधान की व्याख्या करती है। चौथी विशेषता है कठोर संविधान, जबकि भारत का कौन सा है? लचीला संविधान। अमेरिकी संविधान में 200 वर्षों में मात्र 27 संशोधन हुए हैं और वहां देखिए कि 17वां संशोधन अधिनियम 198 बार असफल हुआ। 198 मतलब संविधान की परिपक्वता और सर्वोच्चता बना, जबकि हमारे यहाँ अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं संविधान को बने हुए और लगभग 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। अमेरिका में संशोधन 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है सामान्य संशोधन, जिसमें दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। और दूसरा विशेष संशोधन होता है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ पूरे राज्यों की 3/4 विधान मंडलों का उसको समर्थन हो। यह व्यवस्था भारत में भी की गई है। 5वीं विशेषता है ब्रिटिश संविधान की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत में संसद सर्वोच्च है और यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो अध्यक्ष सर्वोच्च है। अध्यक्ष कौन हुआ? राष्ट्रपति। अतः फिर भी राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हुए भी वह व्यवस्था के पिता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात भारत में दोहरी सरकार पाई जाती है। हमने बात करी थी ब्रिटेन में कि वहाँ एकात्मक सरकार है, लेकिन भारत में और अमेरिका में दोहरी सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार। और संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अमेरिकी संविधान की विशेषता है। न्यायिक स्वतंत्रता,
ये एक इम्पोर्टेंट विशेषता है अमेरिकी संविधान की। और वहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट कोई डिसीजन दे देते हैं, अपना निर्णय सुना देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, तो उसी जजमेंट पर वापस पुनर्विचार करके निर्णय दिया जा सकता है, यानी कि उस निर्णय पर संशोधन किया जा सकता है। एक बार पुनरावलोकन किया जा सकता है कि कहीं निर्णय गलत तो नहीं दिया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी पावर होती है। नेक्स्ट है अत्यंत संक्षिप्त संविधान। भारत का संविधान वृहत संविधान माना जाता है, लेकिन अत्यंत संविधान संक्षिप्त। अमेरिकी संविधान में केवल मात्र 7 अनुच्छेद, 4000 शब्द और 10-12 पृष्ठों का संविधान है। ये कथन है मुनरो का, जबकि हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है। और इसका गलत फायदा ये होता है, इसके दोष या अवगुण ये हैं कि संवैधानिक विवादों ने न्यायपालिका का महत्व बढ़ा दिया है। संवैधानिक, क्योंकि संविधान स्पष्ट नहीं है, मौन हो जाता है, तो न्यायपालिका जो डिसीजन देती है वही मान्य होता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका भी पुनरावलोकन कर सकती है, लेकिन संविधान क्योंकि वृहत रूप में लिखा गया है, तो इस कारण से अमेरिका में लूट प्रणाली का भी भूदेव माना जाता है। आप सोचेंगे लूट प्रणाली क्या है? लूट प्रणाली 1789 से पूर्व अमेरिका में जब भी कोई सरकार नई चुनी जाती थी, तो वह सरकार पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाती थी। और भर्ती कोई प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नहीं, अपितु जो उनको इलेक्शन जिताने में कार्यकर्ता, या यूँ आज की भाषा में कह सकते हैं कि दल्ले या चमचे, जो उनको इलेक्शन जिताने में मदद करते हैं, उनको अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता था। इसे हम लूट प्रणाली के नाम से जानते हैं। और जो पढ़ा लिखा योग्य युवक होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो एक घटना घटती है कि एक बेरोजगार नवयुवक जब पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो वो क्रोधवश राष्ट्रपति जैक्सन, जो उस समय के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी हत्या कर देता है। और फिर पेंडेंटन एक बनता है, उसके आधार पर योग्यता आधारित भर्ती का शुरुआत अमेरिका में होती है। एक और विशेषता वहाँ की है दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, पूरे भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक पूरे अमेरिका की और एक राज्य की। किस राज्य का है? जैसे भारत में पूरे भारत का नागरिक है, आपसे लिखाया जाएगा नागरिकता तो कहेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लिखाया जाता कि किस राष्ट्र के, किस राज्य के है, मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं होता, जबकि वहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है अवरोध और संतुलन। अवरोध भी है और संतुलन, टकरार भी है और समन्वय भी। ऐसी स्थिति अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती है, और इस कारण से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका की शक्तियाँ बढ़ जाती है। पहला, इसके उदाहरण के रूप में मैं 4-5 अब बात करेंगे। पहला है राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण। देखने को कहा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो उच्च सदन है संसद का, उसका राष्ट्रपति पर नियंत्रण होता है। किस रूप में होता है? तो ये अवरोध भी है और संतुलन भी है। तो दोनों एक दूसरे तानाशाही ना हो जाए।
अगर आपने अमेरिका राष्ट्रपति को संपूर्ण शक्तियां दे दी तो वो तानाशाही हो सकता है। संसद को संपूर्ण शक्तियां दे दी तो वो तानाशाही हो सकता है। उसी प्रकार से न्यायपालिका को भी सर्वोच्च शक्तियां दे दी तो वो तानाशाह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अवरोध के साथ साथ संतुलन बिठाया गया है। कब राष्ट्रपति भारी हो जाता है, कब संसद भारी हो जाती है और कब न्यायपालिका अपना प्रभाव दिखाती है, उसी का आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि प्रतिवर्ष वित्तीय बजट पारित करना होता है। ये राष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, लेकिन बजट कौन पारित करेगा? संसद। नेक्स्ट, महाभियोग। अगर राष्ट्रपति गलत काम करता है, देशद्रोही का काम करता है, देश के हित में काम नहीं करता, तो संसद उसके खिलाफ महाभियोग ला सकती है। और महाभियोग अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है, पद छोड़ना पड़ता है। युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा केवल अकेला अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर सकता, इसको उसके अनुमति लेनी पड़ेगी कांग्रेस से, जो कि वहां का उच्च सदन है। संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। संधि एवं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए भी सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। सीनेट वहां का उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा है, वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस और सीनेट है। कांग्रेस उच्च सदन है और सीनेट निम्न सदन है। तो जब युद्ध की घोषणा की जाती है तो इसकी पुष्टि कांग्रेस के द्वारा की जाती है, और किसी भी विदेश से संधि या समझौते किए जाते हैं और नियुक्तियां की जाती है राजदूतों की, तो उसमें सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा इसी में लेंगे हम राष्ट्रपति पर न्यायिक नियंत्रण। राष्ट्रपति को सर्वोच्च बनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, लेकिन संसद का भी, कांग्रेस का भी नियंत्रण है और न्यायिक नियंत्रण भी। किस रूप में? कि न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा किसी भी आदेश को असंवैधानिक किया जा सकता है। राष्ट्रपति कोई आदेश देता है तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस आदेश को राष्ट्रपति न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है कांग्रेस पर राष्ट्रपति का अंकुश। यहां बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पर कांग्रेस का अंकुश, राष्ट्रपति पर न्यायिक नियंत्रण। अब आ गया कांग्रेस पर राष्ट्रपति का अंकुश। कोई भी विधेयक को स्वीकृति, विलंबकारी व पैकेट वीटो करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। मान लीजिए कांग्रेस जो संसद है उसने कोई विधेयक, कानून बनाया, लेकिन अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली तो वो कानून नहीं बन सकता, या उस कानून को वो रोक सकता है, या फिर पॉकेट वीटो कर सकता है, अपनी जेब में रख के भूल सकता है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बनाया गया है। नेक्स्ट विशेषता है कांग्रेस पर न्यायिक नियंत्रण। कांग्रेस मतलब संसद पर न्यायिक नियंत्रण भी है। कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अगर वहाँ की कांग्रेस कोई कानून बनाती है और वो संविधान के या राष्ट्र के विरुद्ध है, तो वहाँ का न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को रद्द या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे न्यायपालिका पर दोनों का नियंत्रण। अभी देख रहे थे कि राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण, राष्ट्रपति पर न्यायपालिका का नियंत्रण, उसी प्रकार देखा कांग्रेस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण और कांग्रेस पर न्यायिक नियंत्रण। इसी आधार पर देखेंगे कि न्यायपालिका पर दोनों का नियंत्रण। किसका? दोनों का, राष्ट्रपति का और कांग्रेस का। कांग्रेस द्वारा न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा दशाएं निश्चित की जाती है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के सहायता से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इस कारण से अवरोध एवं संतुलन की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है विशेषता राज्यों के अलग संविधान। भारत में किसी भी राज्य का अलग संविधान नहीं है, लेकिन अमेरिका में राज्यों के अलग संविधान हैं।
क्षेत्राधिकार की कमी व न्यायाधीशों पर महाभियोग की व्यवस्था की गई। एक और विशेषता अमेरिकी संविधान की शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य है, फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने ये थ्योरी दी है, शक्ति पृथक्करण मतलब अगर शक्तियां एक में केंद्रित हो जाती है तो वो निरंकुश हो जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो तीनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। देखिए कि अनुच्छेद 1 जो अमेरिकी संविधान का है क्या कहता है, कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को। कानून निर्माण की शक्ति किसको दी गई? कांग्रेस, यानी कि भारत में संसद कहा जाता है, कांग्रेस को दी गई। लेकिन अनुच्छेद 2 कहता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। उस कानून को क्रियान्वयन करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। और आर्टिकल 3 कहता है कि न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट को व अधीनस्थ न्यायालयों को दी गई। अतः सभी शक्तियां एक हाथ में केंद्रित होना अत्याचार को बढ़ावा देना है, ये कथन है मेडिसन का। अतः शक्तियों का बंटवारा, पृथक्करण होना चाहिए। इसे ही हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं, जो फ्रांसीसी की विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया और वहां पर लागू किया गया। भारत में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ समन्वय का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका से ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। तो अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। 1971 में 10वें संशोधन के द्वारा 1791 में 10वें संशोधन के द्वारा अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। और अंतिम विशेषता है परंपराएं और रूढ़ियां। परंपरा जो पुरानी चली आ रही है, रूढ़ियां, उनके आधार पर भी अमेरिकी संविधान संचालित है। जैसे पहला, संविधान में मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल तो होता ही है। संविधान में मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं है, जो उनसे मंत्री होंगे राष्ट्रपति के साथ में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन परंपरा बनी आ रही है कि मंत्री होते हैं। सेकंड, सभी निर्वाचन मंगलवार को होते हैं। ये कहीं लिखित नहीं है, लेकिन सारे निर्वाचन वहाँ पर मंगलवार को ही किया जाता है, ट्यूसडे को। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय शुक्रवार को ही डिक्लेयर किए जाते हैं। ये भी एक परंपरा है, ये भी एक रूढ़ी है, संविधान में कहीं लिखित नहीं है। चौथा, नया राष्ट्रपति बनते ही समस्त राजदूत अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। जब भी वहाँ पर नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो भी विदेशों में राजदूत गठित हैं अमेरिका के, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि अमेरिका संविधान बहुत सर्वोच्च संविधान माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।